नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। 5 घंटे से पूछताछ जारी है और ये पूछताछ सीबीआई मुख्यालय में चल रही है और ये माना जा रहा है कि नए सबूत के बाद फिर से सीबीआई पूछताछ कर रही है। अंदर सवाल जवाब हो रहे हैं। बाहर आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी को डर है कि आज सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। सिसोदिया ने खुद बताया कि झूठे मामले में गिर जाने से वो डर नहीं रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तारी पर परिवार का ख्याल रखने की अपील की। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे, डोंट वरी। सीधे रुक कर लेते हैं सीबीआई मुख्यालय में। हमारे सहयोगी इस वक्त उसके बाहर से मुनीश जुड़ चुके हैं। मुनीश, सबसे पहले जरा अपडेट बताइए, क्योंकि 5 घंटे से ये पूछताछ हो रही है, कितनी और देर ये पूछताछ होने की संभावना आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल अर्पिता, 5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है और मान के चलिए कि अगले 2 से 3 घंटे में तय होगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया इस सीबीआई दफ्तर के बाहर निकलेंगे या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। अभी तक जो सीबीआई सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कुछ जो पहलू थे उनको लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई है। इस पूछताछ के दौरान बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, बहुत डिजिटल एविडेंस थे जिनसे कि मनीष सिसोदिया का आमना सामना भी कराया गया है। कुछ जो अहम पहलू थे जिनके बारे में सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, उसमें सबसे पहले थी एक्साइज पॉलिसी का लीक होना। सीबीआई ने आरोप लगाया हुआ है कि एक्साइज पॉलिसी यानी कि शराब नीति जब दिल्ली में बनाई गई थी, उसको अधिकारियों तक पहुंचने के पहले, लागू करने के पहले उन शराब व्यापारियों तक पहुंचा दिया गया था जो इस नई नीति के तहत भारी मुनाफा कमाए, करोड़ों रुपए कमाए। दूसरा सबसे बड़ा आरोप जिसको लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई है वो है विजय नायर से उनके ताल्लुकात। सीबीआई का ये कहना है कि उनके पास में ऐसे सबूत मौजूद हैं और साफ तौर पर दर्शाते हैं कि मनीष सिसोदिया विजय नायर के काफी करीबी थे। विजय नायर उनको बता रहे थे किस तरह से एक्साइज पॉलिसी में काम चल रहा है और विजय नायर वो शख्स थे जो कि कई बड़े नेताओं और उसके अलावा कई ऐसे शराब के व्यापारी थे, उनसे करोड़ों रुपए कमा रहे थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि लगभग 30 करोड़ से 100 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर विजय नायर को दिए गए थे और विजय नायर ने उन पैसों को आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया गया था, जिसका कि गोवा के चुनाव के दौरान इस्तेमाल भी हुआ था। तीसरा और सबसे बड़ा आरोप जिसको लेकर अभी पूछताछ होना बाकी है वो है सबूतों को नष्ट करना। सीबीआई का यह दावा है कि जब आबकारी नीति लागू की गई थी उसके दौरान लगभग 11 फोन ऐसे थे जिसको कि मनीष सिसोदिया और उनके साथ में एक और आरोपी ने मिलकर लगातार बदला और उन फोन को नष्ट भी किया गया और इसके पीछे की मंशा ये थी कि सबूत किसी भी तरह से जांच एजेंसियों के हाथ में न लगे। तो इन तीनों पहलुओं को लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। सूत्रों का यह कहना है कि अभी तक की पूछताछ के दौरान सीबीआई जो है वो एक बड़ा ठोस मजबूत केस बना रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ में उनसे जवाब मांगे गए हैं। सीबीआई संतुष्ट है कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि उनके पास में पर्याप्त मात्रा में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत मौजूद हैं और बहुत मुमकिन है कि हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। ठीक है, लेकिन मुनीश जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि जब ये शराब कांड को लेकर पूछताछ हो रही थी, बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि देखिए इनको हमारे अगेंस्ट, हमारे खिलाफ कुछ मिला नहीं है और इसलिए अब ये नया केस जासूसी कांड का हम पर ला रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये शराब नीति, शराब कांड को लेकर किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ी कि आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया? हालांकि समय मनीष सिसोदिया ने मांगा था, लेकिन आज वो पहुंचे हैं मुलाकात, आज पूछताछ के लिए। तो ये कैसे हुआ? इसमें क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से अब ये एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बन गया? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब जासूसी का एक नया मुद्दा ला रहे हैं, क्योंकि देखिए उसमें कुछ मिला नहीं, उसमें वो गिरफ्तारी शराब नीति पर कर नहीं पा रहे थे, इसलिए जासूसी कांड लाए। लेकिन यहाँ तो एक बार फिर से मुद्दा शराब नीति को लेकर ही ऊपर उठता नजर आ रहा है। जी देखिए अर्पिता, ये पूरा मामला जो है 2 पहलू में बटा हुआ है। पहला आपराधिक मामला और दूसरा राजनीतिक मामला। आपराधिक मामले की अगर बात करें तो सीबीआई और ईडी 2 ऐसी जांच एजेंसियां हैं, पूरे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां मानी जाती है इन्हें। ये दोनों जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में ये कहा हुआ है कि दरअसल घोटाला तो हुआ था और यही घोटाले की वजह थी कि जो 30 से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी, चाहे वो दक्षिण भारत के व्यापारी हों, नेता हों या उसके अलावा जो दिल्ली में शराब व्यापारी थे, उन सभी ने रिश्वत इसीलिए पहुंचाई थी क्योंकि उनके मन मुताबिक एक ऐसी शराब नीति
आम आदमी पार्टी सरकार लेकर आई थी, और वो भी जब मनीष सिसोदिया खुद मंत्री हुआ करते थे, आबकारी मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ऐसी नीति लेकर आई गई। उसी के एवज में, क्योंकि मुनाफा ज्यादा कमाया जा रहा था, उसी के एवज में ये 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचाए गए थे। तो जो आरोप सीबीआई और ईडी लगा रही है कि रिश्वत लिए गए थे, नीति गलत बनाई गई थी, उसके खिलाफ में आम आदमी पार्टी का ये लगातार दावा होता है कि दरअसल मनीष सिसोदिया के खिलाफ में कोई सबूत सीबीआई को हाथ नहीं लगे हैं। हमने सीबीआई से पूछा था इसके बारे में। सीबीआई का ये कहना है कि हमने चार्जशीट में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि मनीष सिसोदिया एक मुख्य आरोपी है इस मामले में और उनके खिलाफ में जांच चल रही है। ईडी से जब हमने सवाल किया, उन्होंने कहा कि हमने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया विजय नायर के साथ में मिलकर काम कर रहे थे। मनीष सिसोदिया को पता था कि इसमें रिश्वत दी जा रही है। मनीष सिसोदिया जब ड्राफ्ट बन रहा था एक्साइज पॉलिसी का, उसे लीक करने में शामिल थे। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो आरोप लगाया हुआ है वो है सबूतों को नष्ट करना। मनीष सिसोदिया एक और आरोपी के साथ मिलकर 11 से ज्यादा फोनों को नष्ट किए, सिर्फ सबूत बचाने के लिए, ऐसा ईडी ने आरोप लगाया हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि दरअसल कोई घोटाला हुआ नहीं था। उसकी वजह से दूसरा केस मनीष सिसोदिया के खिलाफ ऊपर थोपा जा रहा है अभी, ताकि उसमें उनको फंसाया जाए। जबकि सीबीआई का ये कहना है कि जो आबकारी नीति, शराब नीति वाला जो मामला है, वो काफी ठोस मामला है और उसमें उनके पास में पर्याप्त सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ मौजूद हैं। आज पूछताछ के लिए बुलाने की सबसे बड़ी वजह सीबीआई के पास में यह थी कि वो एक बार मनीष सिसोदिया से उन सबूतों के साथ में आमना सामना कराना चाह रहे थे, उन बयानों के साथ में आमना सामना कराना चाह रहे थे, ताकि यह पता चल पाए कि अपने बचाव में मनीष सिसोदिया क्या कोई और सबूत देना चाहते हैं या अपने बचाव में वो क्या कहना चाहते हैं। अगर वो अपना बचाव करने में सफल होते हैं, सीबीआई अधिकारियों को संतुष्ट कर देते हैं अपने जवाबों से, तो हो सकता है कि आज वो सीबीआई दफ्तर के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें अगले कुछ दिन इसी सीबीआई दफ्तर में गुजारने पड़ेंगे, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है मनीष सर, आप रहिए साथ। कुल मिलाकर नए जो सबूत मिले हैं, अब उन सबूतों पर आप बैठाकर सवाल जवाब टीम की तरफ से किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया उसका जवाब दे रहे हैं। 5 घंटे हो चुके हैं पूछताछ के। अब कितनी देर और पूछताछ होती है, आज गिरफ्तारी होती या नहीं होती, इस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने पलटवार कर दिया। संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ माहौल बना रही है। जांच होने दीजिए, सच जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। आज ये सीबीआई ईडी की कायराना हरकत ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है, प्रधानमंत्री मोदी किसी से डरते हैं, तो उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। उस शख्स का नाम राहुल गांधी नहीं है, उस शख्स का नाम आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी कहती है मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, शराब घोटाला कर दिया। कहाँ ये 10,000 करोड़? ये 10,000 करोड़ की रिश्वत जांच तो चल रही है ना फिलहाल। आपको बताना चाहता हूँ, उसी जांच में मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड करी, उनके बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके पैतृक गांव में जाकर रेड करी, सारी संपत्ति उनके और उनके परिवार वालों की खंगाल ली, एक नया पैसा नहीं मिला। ये सारे आरोप सरासर फर्जी और झूठ हैं। आज जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। प्रश्नों का उत्तर उन्हें सीबीआई के पास देना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता। के खिलाफ सीबीआई नहीं होती, ईडी नहीं होती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच नहीं होती, सेबी की जांच नहीं होती। हजारों करोड़ का काला धन मॉरिशस और कैरेबियाई देशों से अडानी की कंपनी में लगा, उस पर कोई जांच नहीं होती। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करके अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हैं। देखिए, आज ये लोग मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने वाले हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो न सिर्फ झूठे हैं बल्कि वो हास्यास्पद हैं। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। क्या ये संभव है? 10,000 करोड़ की रिश्वत? अगर इतना पैसा मनीष जी ने लिया होता तो कहीं तो वो पैसा होता, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती, कोई उससे सामान खरीदा गया होता, कुछ संपत्ति बनाई गई होती, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, कुछ तो होता, कुछ बेनामी ही होता। मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है और वो सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं।
लेकिन सीबीआई दफ्तर के बाहर क्या हो रहा है? बाहर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करती नजर आई। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सिसोदिया से पूछताछ को लेकर विरोध कर रहे थे और विरोध में सारी मर्यादाएं लांघती। देखिए, आजकल राहुल गांधी जी में तपस्वी बनने का एक शौक है। बीच बीच में उनको शौक आता है, खाट यात्रा करना, लॉन्च होने के नए नए तरीके हैं। घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। किसने कहा घर नहीं है, गाड़ी नहीं? 5,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड में गबन करने के जुर्म में आज बेल पे सोनिया जी और राहुल जी दोनों बाहर हैं। और 5,000 करोड़ रुपए ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं, ये बहुत बड़ा रकम होता है। और कोर्ट में ये केस आज भी चल रहा है। और सरकारी घरों को अपना घर मानकर उस पर बैठ जाना, यह भी आज राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है। अब बढ़ रहे हैं आगे आम आदमी पार्टी के बाद अब बात जरा कांग्रेस पार्टी की भी कर लेते हैं। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन का आज तीसरा और आखिरी दिन था। समापन सत्र को राहुल गांधी ने भी संबोधित किया। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभवों को शेयर किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि हम सत्याग्रही हैं और बीजेपी वाले सत्ताग्रही हैं। राहुल ने कहा कि इतने साल हो गए, मेरे पास अपना घर भी नहीं है। तो अदानी की कंपनियों से देश को नुकसान हो रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था से डरना कायरता है, ये तमाम सवाल राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कश्मीर तक कश्मीर तिरंगा मैं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो सत्याग्रही है और वो सिर्फ सत्ता के लिए काम करते हैं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे? आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इजराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। मैं देख रहा था, हिंदुस्तान के सबसे टेररिस्ट इन्फेस्टेड जिले में जहां भी आप देखो तिरंगा 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 सब जगह। कौन उठाए थे तिरंगा? हमारे पास सिर्फ 125 यात्री थे। कश्मीर के लोग तिरंगा उठाए थे। एक ने नहीं उठाया था, हजारों ने उठा रखा था। और यही कहानी पूरे कश्मीर में। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए विदेश मंत्री जयशंकर पर भी पलटवार किया। दरअसल कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस पर राहुल ने कहा कि डरना कायरता है। इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा
कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही देश की उम्मीद है। भारत जोड़ो यात्रा से देश में आस जगी है। कुछ गिने चुने उद्योगपति आगे बढ़े जा रहे हैं, उनकी आमदनी दुगनी 3 गुना बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी कम होती जा रही है, नौजवानों के रोजगार कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चले जा रही है, किसानों को कर्ज माफ नहीं होते लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। ये सब बातें हमें पब्लिक में ले जानी है। अब हमारे पास सिर्फ 1 साल बचता है। हमसे उम्मीदें हैं। ये उम्मीद है कि हम एकजुट हों, कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, वो आगे आए, एकजुट होकर लड़ें। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है आज। और मैं जानती हूं कि हम इस उम्मीद पर खरे उतर सकते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने गिले शिकवे अलग करने पड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा इस देश को कि आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। जितने भी विज्ञापन हैं, जो भी दिखा रहे हों, जहां जहां हम जाते हैं रोजगार नहीं है। रोजगार क्या, जो नौजवान परीक्षा देते हैं भर्ती के लिए, वो घोटालों में उलझे हुए हैं। उसके लिए क्या प्रस्ताव है हमारा? भारत जोड़ो यात्रा निकली, श्री राहुल गांधी जी बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा की एक लंबी लकीर खींच के दिखाई। जो बहुत समय से नहीं हुआ था, उन्होंने करके दिखाया। पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता किस लिए खड़ा है, किस विचारधारा के लिए लड़ रहा है, उस विचारधारा का मतलब क्या है। ये काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया। तो अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को 52 साल बाद देश की याद आई है। हमारे नेता तो हमेशा यात्राएं करते रहते हैं। जिस प्रकार से हमने कांग्रेस के अधिवेशन को देखा है, कांग्रेस के अधिवेशन में जो भाषण की श्रृंखलाएं चल रही है, द स्ट्रिंग ऑफ स्पीचेस इन द कांग्रेस प्लेनरी, ऐसा प्रतीत होता है मानो हिंदुस्तान डूब चुका है। ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति कायर है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गम में डूबा हुआ है, परेशानी में डूबा हुआ है। एक तरफ पूरा विश्व आज हिंदुस्तान को ब्राइट स्पॉट कहने में और ब्राइट स्पॉट मानने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी सबसे पीछे है, हिंदुस्तान आगे बढ़ नहीं सकता है, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान तबाह हो गया है, इस प्रकार के विषयों को स्पीचेस में रख रहे हैं। आप कितना भी नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास करें, द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड व्हाट पोटेंशियल इंडिया हैज। आज विश्व जानता है कि भारत का पोटेंशियल क्या है। इसलिए आपको भारत के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको भारत क्या है और जानने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने बहुत सोचा
यात्रा के दौरान कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। यह सोचने में राहुल गांधी जी ने बहुत देरी कर दी। 52 इयर्स के होने के बाद, 52 साल के होने के पश्चात उन्होंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को त्यागने के पश्चात सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। मैं बताता हूं राहुल जी, जहां तक जिम्मेदारी अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, कांग्रेस का एक ही मोटो है, गांधी परिवार का एक ही मोटो है और वही आपका भी मोटो है, पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सत्ता जिम्मेदारी के बिना। प्रयागराज हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। एसटीएफ की 2 यूनिट, पुलिस की 10 टीमें उमेश पाल के हत्यारों की तलाश कर रही है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। इस बीच ये जरूर साफ हो गया कि उमेश पाल को 7 गोलियां मारी गई थी, 6 गोलियां शरीर के आर पार निकल गई थी। प्रयागराज से बाहर जाने वाले रास्तों पर पुलिस का पहरा है, लेकिन अपराधी कहां है इसकी जानकारी तक नहीं है, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल कार बरामद हो चुकी है। पुलिस ने अतीक अहमद के घर के पास से क्रेटा कार बरामद की और इसी कार से ये हमलावर आए थे। अतीक के घर से 200 मीटर दूर हमलावरों की कार बरामद हुई है। प्रयागराज को दहलाने वाले उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के घर के पास से एक सफेद रंग की लावारिस क्रेटा कार बरामद की है। वो क्रेटा कार ये है जो इस समय पर प्रयागराज के एक थाने पर खड़ी है। बिना नंबर की यह क्रेटा कार है जो खड़ी है। आप जरा कार को देखिए कि डार्क ब्लैक फिल्म यह लगाई गई है। अमूमन इस ब्लैक फिल्म को बदमाश, गुंडे या कहा जाए कि आपराधिक तत्व के लोग, माफिया इस्तेमाल करते हैं ताकि वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो फरार हो रहे हों तो उनको कोई देख ना सके, उनको कोई पकड़ ना सके। सूत्रों के अनुसार जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि उमेश पाल की हत्या में जो सफेद रंग की क्रेटा कार जो सीसीटीवी में सामने आई थी वो यही है। इसी सफेद रंग की क्रेटा कार से बदमाश उमेश पाल की हत्या करने के लिए पीछे से पहुंचे थे और फायरिंग करने के बाद, बमबाजी करने के बाद वो फरार हो गए। जो जानकारी मिली है पुलिस को कि बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद कार अतीक अहमद के घर के पास खड़ी की और वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। इस कार की इंजन नंबर और चेसिस नंबर से मालिक की भी तलाश कर रही है और उसका अतीक अहमद गैंग से कनेक्शन भी खंगाल रही है। राजू पाल और उमेश पाल दोनों के कत्ल का नंबर 1 आरोपी अतीक अहमद है, लेकिन राजू की पत्नी पूजा पाल को लगता है कि उमेश बीते कुछ सालों में अतीक के करीब आ गया था। इसी बात को लेकर राजू पाल की विधायक पत्नी और उमेश की पत्नी के बीच बहस हो गई। दो हाई प्रोफाइल मर्डर और दोनों प्रयागराज में घूमनगंज की इसी रोड पर हुए। दोनों में सवाल बाहुबली अतीक पर उठे। पहले 2005 में बीएसपी के विधायक राजू पाल का इसी जगह से करीब 400 मीटर दूर कत्ल हुआ और शुक्रवार को उसी हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल का कत्ल हो गया। दोनों हत्याकांड के इल्जाम अतीक पर लगे। राजू पाल के कत्ल के बाद उनकी पत्नी पूजा पाल ने सियासत में एंट्री ली और अब वो समाजवादी पार्टी की विधायक है। और जब शनिवार को पूजा पाल उनके पति के मर्डर के गवाह उमेश पाल के घर पहुंची तो मामला गर्मा गया। पूजा पाल और उमेश की पत्नी जया पाल के बीच बहस हो गई। बहस की वजह जान लीजिए। पूजा पाल को शक था कि उमेश पाल अतीक से मिल गया है। पूजा पाल ने अतीक के लोगों को उमेश के घर के अंदर देखा था। पूजा को लगता था कि इससे उनके पति राजू पाल के कत्ल का केस अतीक के खिलाफ कमजोर होगा। उधर उमेश की पत्नी जया मानती है कि उनके पति उमेश का अतीक से कोई लेना देना नहीं था। उमेश तो अतीक के खिलाफ सालों से लड़ रहे थे। अतीक से रिश्ते को लेकर ही पूजा और जया की बहस हो गई। उमेश के घर से बाहर निकलकर पूजा ने साफ तौर पर कहा
कि अतीक के लोगों को उमेश के घर के अंदर देखकर ही उनको दिक्कत हुई थी। बहस की बात नहीं, देखिए परिवार है, कुछ चीजें हमको देखने को मिलेगी तो हमको भी गलत लगेगी। और भाई जिसका मुंह है तय जितनी मुंह उतनी बात होती है। अब मान लीजिए उनका ही दिमाग कुछ वो हुआ हो, भाई हमने कुछ देखा कि हाँ आप भाई अतीक के लोग मान लीजिए घर के अंदर उठने बैठने लगे तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत तो होगी ही। अब आपको राजू और उमेश के रिश्ते के बारे में बताते हैं। 2004 में अतीक अहमद सांसद बन गया था और उसकी सीट प्रयागराज पश्चिम से उपचुनाव में उसका भाई किस्मत आजमा रहा था। नवंबर 2004 का वक्त था। राजू ने अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को शिकस्त दी थी और फिर 2 महीने के अंदर राजू पाल का कत्ल हो गया। भरी सड़क पर उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। और यहाँ से सीन में आता है उमेश पाल, राजू पाल का दोस्त और इस हत्याकांड का चश्मदीद गवाह। उमेश की भी राजू पाल के ही अंदाज में हत्या कर दी जाती है। राजू पाल और अतीक की रंजिश की दास्तान भी 2005 से ही शुरू हो जाती है। राजू पाल हत्याकांड में उमेश गवाह बना तो अतीक से उसकी दुश्मनी हो गई। उसे गवाही नहीं देने की धमकी दी गई। 2016 में एक कत्ल में उमेश नामजद हुआ। इसके पीछे भी अतीक की साजिश का आरोप लगा। 2017 में उमेश को इस हत्याकांड में क्लीन चिट मिली। 16 लोगों के हत्याकांड में पुलिस ने अतीक पर चार्जशीट दायर की। राजूपाल केस में 23 सुनवाई चल रही थी। 6 हफ्ते में फैसला आने वाला था और तभी गवाह उमेश पाल का कत्ल हो गया। अब कम से कम इस कत्ल से साफ हो गया है कि उमेश की अतीक से कोई नजदीकी नहीं थी। उसकी गवाही की वजह से अतीक की मुश्किल बढ़ सकती थी। आज तक ब्यूरो। प्रयागराज को दहलाने वाले उमेश पाल हत्याकांड में रिश्तेदार और समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। हत्याकांड में से उमेश पाल थे तो वो भी एक मुख्य गवाह थे। वो देखिए अभी मैं इस चर्चा में इस बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाह रही हूँ, मगर वो पुलिस के द्वारा बनाए गए गवाह थे और वो अपने अपहरण का यहाँ इलाहाबाद में मुकदमा लड़ रहे थे। और क्योंकि उनको ये है कि उनकी पकड़ लमसम काफी अच्छी थी, तो उनको कहीं से पता था कि हमारा नाम सीबीआई में नहीं है, तो वो अपना यहाँ पे इसी वाले केस में पैरवी कर रहे थे और हम राजूपाल मर्डर वाले केस में पैरवी अभी तक कर रहे थे। जो कल एफआईआर दर्ज हुई उसमें उनकी पत्नी ने लिखाया कि 2006 में उनके पति का अपहरण हो गया और अतीक अहमद ने जबरदस्ती अपने पक्ष में गवाह बयान दिलवा दिया। हाँ, वो उसी का मुकदमा लड़ रहे थे, वही वाला मुकदमा जो कल दे कर आए तो वही वाला मुकदमा था। तो वो वास्तव में उन्होंने अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दी है। सन 2000 ऐसा है, देखिए अभी तो जैसे होता है कि बहुत साल हो गए तो बहुत लोगों को कुछ मालूम नहीं है। सन 2005 में राजूपाल जी का मर्डर हुआ। सन 2006 में राजूपाल मर्डर केस का ट्रायल चलने लगा, जिसमें सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए थे। सिर्फ इसमें मैं और मेरी सास रानी पाल जी बची हुई थी। मैंने अपने वकील साहब से चर्चा किया कि इस तरह से मुकदमा को मेरे खत्म करने का सोचा जा रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उस समय मेरी तबीयत भी खराब रहती थी और वास्तव में तबीयत खराब रहती थी, मैं नींद की गोली खा के तो सो पाती थी। और उस समय फिर हमने क्या किया, मैं हाई कोर्ट चली गई कि इस तरह से प्रताड़ित करके गवाहों को वो किया जा रहा है। उस पर जब मैंने यहाँ पे बयान गवाही नहीं दी, मैं हाई कोर्ट चली गई, मुझे समय मिला और हाई कोर्ट भी मैंने यही सब बात रखे कि दिन दहाड़े राजूपाल जी की हत्या की गई है और हमें न्याय मिलना चाहिए। मगर क्योंकि मैं सीबीआई जांच की मांग कर रही थी तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो आप सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं वो सेंट्रल की बात है, ये तो आप जाकर के शासन से कहिए, वो आपकी सुनेंगे। तो इस पे हमारा हाई कोर्ट में केस बंद कर दिया गया। फिर जब मेरा हाई कोर्ट में केस बंद हो गया तब मैं सुप्रीम कोर्ट गई। 15 में सुप्रीम कोर्ट गई हूँ। 16 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि राजूपाल जी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। 19 में विवेचना सीबीआई वालों ने किया। अब जाकर के हमारा ट्रायल चल रहा है। अब इस मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। आज सिद्धार्थनाथ सिंह आए थे तो उन्होंने कहा कि पूजा पाल ने खुद ही क्यों नहीं गवाही दी इस राजूपाल हत्याकांड में, वो खुद ही गवाही क्यों नहीं दी, क्या सच्चाई उनके इस आरोप में? सिद्धार्थनाथ जी इस तरह से बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इतना पढ़ा लिखा हो करके एक मंत्री का बयान करना बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि होता क्या ना, मीडिया को सब देखते हैं, एक दिन अखबार पढ़ लिए और राजूपाल के मुकदमे का फैसला कर दिए। मगर उनको भी यही नहीं मालूम है कि वादनी मैं थी, राजूपाल का मर्डर केस को मैंने लिखाया था
और वादनी का बयान ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जब तक एफआईआर होगा नहीं तब तक एफआईआर नहीं करेगा तब तक एफआईआर होगा नहीं। राजू पाल जी के केस में मैंने एफआईआर किया और अब क्योंकि हाई कोर्ट में तो देना नहीं है, मेरा केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो मैं हाई कोर्ट में क्या गवाही दूंगी? मेरा हाई कोर्ट ने सुना ही नहीं भाई, वहां पे मेरा केस बंद कर दिया गया। मैं कचहरी में क्या कहूँ, हाई कोर्ट में क्या कहूँ? जहां मुझे बुलाया जाएगा मैं वहीं कहूंगी ना। मेरे राजू पाल जी का केस सीबीआई जांच में जा चुका है और सीबीआई कोर्ट ने मुझे बुलाया, 3 सम्मन आए। आरोप गलत है, ये आरोप गलत है और मुझे लगता है कि अब सही में सिद्धार्थ नाथ जी को राजू पाल जी की जो रीट याचिका है उसको पढ़ना चाहिए। जब पढ़ोगे तभी आप बोल पाओगे। ये तो आप एक दिन मर्डर हो गए, आप संपत्ति लेने के लिए आज बोल के चले जाओगे। गलत बयान क्यों कर रहे हो भाई? राजू पाल का मुकदमा मैं लड़ रही हूँ और आपको बहुत सच्चाई जाननी है तो जा करके सीबीआई कोर्ट स्पेशल में जाके पूछे कि मैंने मुकदमा लड़ा है और अब वास्तव में अब मुझे अच्छे सुरक्षा की जरूरत है, मुझे और मेरे गवाह को और रुखसाना को, जिसको 2 कंधे पे गोली लगी है, जस्ट राजू पाल जी के बगल में जो औरत बैठी थी उसको सुरक्षा की जरूरत है। गेहूं समेत अनाज की महंगाई से परेशान लोगों को अप्रैल से शुरू होने वाला सीजन भी किसी तरह की राहत नहीं देगा। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बीते 10 महीनों से जारी अनाज की महंगाई अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। बढ़ती गर्मी से पिछले साल की तरह इस बार फिर से गेहूं समेत कई तरह की फसलों की पैदावार प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में क्वालिटी पर असर पड़ने के साथ साथ इनकी कीमतों में भी इजाफा होने के आसार हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल के औसत दाम के मुकाबले 2023-24 में अनाज की कीमतें 14 से 15% ज्यादा रह सकती हैं। इसकी वजह जलवायु परिवर्तन की अनियमितता, मजबूत ग्लोबल डिमांड के साथ ही घरेलू मांग में हुआ इजाफा है। ऐसे में कारोबारी साल 2022-23 के अप्रैल में आगाज के साथ जारी अनाजों की कीमतों में तेजी का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। जहां गेहूं और धान की कीमतें 8 से 11% बढ़ी हैं, वहीं मक्का, ज्वार और बाजरा की कीमतें 27 से 31% बढ़ी हैं। क्रिसिल को मौजूदा रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन ज्यादा रहने की उम्मीद है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मानसून सामान्य रहा तो फिर धान, मक्का, बाजरा और ज्वार जैसी प्रमुख खरीफ फसलों का उत्पादन भी बढ़ने का अनुमान है। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जून-जुलाई 2023 के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून पर अल नीनो का 49% और जुलाई-सितंबर के बीच अल नीनो का 57% असर पड़ने की आशंका जताई है। यानी अगर इस साल मानसून सामान्य से कम रहा तो फिर बेहतर पैदावार के सारे अनुमान गलत साबित हो सकते हैं और अनाज की कीमतों में तेजी आ सकती है। दरअसल इसके पहले अल नीनो का असर 2015 के दौरान हुआ था, जब दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से 14% कम था, जिससे खरीफ अनाज का उत्पादन 3% तक घट गया था। वहीं इस साल सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान अधिकतम तापमान पिछले 7 साल के औसत से ज्यादा रहने से इसके उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस साल अगेती बुआई और गर्मी सहन करने वाले उच्च क्वालिटी के बीज से फसल को नुकसान की आशंका काफी कम है। इस साल गेहूं का रिकॉर्ड 11.21 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान है। पिछले साल कुछ राज्यों में लू की वजह से गेहूं का उत्पादन 10.77 करोड़ टन रहा था। ऐसे में अब गर्मी से गेहूं की फसल के बेअसर रहने के साथ ही सामान्य मानसून से बम्पर खरीफ का उत्पादन होने पर ही अनाज के दाम कंट्रोल किए जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।